आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों क्लास 11 केमिस्ट्री का ये जो वीडियो है आपका न्यू आरबीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपिक लिया है, जिसके अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ रहे हैं, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। इस टॉपिक को हम डी ब्रोगली सिद्धांत भी कह सकते हैं। पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाला डिस्कस कर दूं कि आप 10th क्लास में क्या पढ़कर आ चुके हैं और थोड़े बहुत जो वीडियो पहले मैंने सेंड किए हैं उनमें आप क्या पढ़ चुके हैं। जैसा कि बच्चों परमाणु के मॉडल के बारे में आप एक चीज पढ़े हैं। क्या चीज पढ़े हुए हैं? सबसे पहले अपने आए थे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल आपको ध्यान होगा बच्चों, आपको थॉमसन मॉडल याद होगा। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? अपना थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन मॉडल के बारे में आपको क्या चीज याद है? हमने देखिए जो द्रव्य का द्वैत व्यवहार है ना, ये लगभग आपका परमाणु के मॉडल से ही है आपका। ये ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने थॉमसन मॉडल वगैरह पढ़े हुए हैं। इसे लिख देते हैं हम यहाँ पे, थॉमसन मॉडल हमने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। इसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा हुआ है। एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमने पढ़ा हुआ था बच्चों बोर का मॉडल। क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में? थॉमसन का मॉडल क्या कहता था बच्चों? थॉमसन का मॉडल हमें इस बात को कहता था कि यहाँ पर बीच का जो भाग होता है, इसके अंदर तरबूज से तुलना की थी कि अंदर जो तरबूज के बीज होते हैं वहां बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। सॉरी, उन्होंने कहा था कि जो बीच का भाग है, जो बीज वाला तरबूज से तुलना की थी, इतना सबको ध्यान होगा। थॉमसन मॉडल ने किसकी तुलना की थी? परमाणु की तरबूज से तुलना की थी और बताया था कि उसके लाल भाग में जो छोटे छोटे काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं तथा संपूर्ण जो भाग होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है। बाद में उसको आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था बच्चों? रदरफोर्ड ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड ने कल्पना की थी कि यहाँ पर कि अपने पास कि जो नाभिक का जो होता है धनावेश वो बीचों बीच केंद्रित रहता है। नाभिक का धनावेश बीचों बीच केंद्रित रहता है, प्लस बीचों बीच होता है। उसके बाद रदरफोर्ड आए थे। एक चीज यहाँ पे कॉमन लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन उसने कहा था कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बात की थी वो बोर ने की थी। बोर ने क्या कहा था? बोर फिर आए, बोर ने कहा कि जो नाभिक होता है वो बीचों बीच होता है। नाभिक बीचों बीच होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बीच में होता है। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। कमी ये रह गई थी इसकी रदरफोर्ड की कि उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। फिर बोर आए थे। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक में नहीं गिरता है, ठीक है। इस नाम में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को किस रूप में माना था? इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में माना था। इलेक्ट्रॉन को किस रूप में माना था? कण के रूप में। लेकिन हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? द्रव्य का द्वैत व्यवहार। द्वैत मतलब दो से स्पेलिंग आ रही है, द्वैत मतलब दो से, ड्वेल मतलब दो, अर्थात द्रव्य दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। जो द्रव्य मतलब क्या होता है बच्चों? पदार्थ होता है। पदार्थ दो प्रकार का व्यवहार करता है और वो दो प्रकार का व्यवहार कौन सा है? वो व्यवहार कौन सा है? दूसरा वाला, उसी को हमको यहाँ जानना है। उसका कहने का अर्थ था कि पदार्थ कणीय व्यवहार ही प्रदर्शित करता है और तरंग व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। जब पदार्थ की दो चीजों के बारे में बात आई कि एक कण भी करता है और तरंग भी करता है, तब जाके यह मॉडल सामने आया जिसको नाम दिया गया परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। क्या नाम दिया? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अपना थॉमसन का मॉडल था, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल था, तीसरा बोर का था। एक चौथा मॉडल भी होता है बच्चों, सोमरफील्ड का होता है, जो अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपके सिलेबस में सीधा दिया हुआ है द्रव्य का द्वैत व्यवहार। इसको हमें पढ़ना है। उससे पहले भूमिका बनानी जरूरी थी कि इन तीनों मॉडल के अनुसार द्रव्य कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, कण के समान प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारे सामने वो क्या कह रहा है? द्रव्य का द्वैत व्यवहार अर्थात डबल की कल्पना कर रहा है। अर्थात द्रव्य दो तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, कण भी और तरंग भी। अगर द्रव्य
कण और तरंग दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी करेगा। इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, कण भी और तरंग भी। आइए अब इसको तरीके से पढ़ते हैं। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया, इसको डी ब्रॉगली सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखें आगे पढ़ें। डी ब्रॉगली ने क्या बताया, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। डी ब्रॉगली ने बताया कि, हेडिंग डाल के मैडम के साथ साथ लिखते जाएं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी होती है। यह कण व तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, द्वैत व्यवहार। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों कि आइंस्टीन ने किस बात को कहा था, कि आइंस्टीन क्या कहता है। आइंस्टीन की इक्वेशन से भी जानते हैं। आइंस्टीन के अनुसार होती है इक्वेशन बच्चों, E बराबर mc², है ना। मैंने आपको ये सारा जो शुरू का था वो क्यों बताया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए कि ये सिद्धांत बीच में कहां से आया। अब तक हमने सारे मॉडल पढ़े थे, उसमें भी ये जो मॉडल है वो किसको बताता है बच्चों, ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अंतर्गत आता है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अंदर आता है यह सिद्धांत। तो आइंस्टीन की इक्वेशन E बराबर mc², जैसे E क्या होता है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा है, m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। एक हमारे साइंटिस्ट थे प्लांक। प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, अब हमें फोटोन शब्द का अर्थ नहीं पता, पहले फोटोन की समझेंगे कि फोटोन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, आइए पहले फोटोन को समझे। बच्चों फोटोन क्या चीज होती है, ये हमने इंग्लिश में स्पेलिंग ले दी, फोटोन। फोटोन बच्चों सीधा सीधा शब्द में कह दूं तो फोटोन का मतलब है प्रकाश का कण। फोटोन का मतलब क्या है, प्रकाश का कण। प्रकाश कौन सा, बिल्कुल वही सूर्य वाला प्रकाश। ये अपना सूर्य है, हमने एक तरफ से सूर्य बना दिया। ठीक है, इस जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है, तो यह प्रकाश की भी दो प्रकृति होती है। यह प्रकाश भी दो प्रकार की प्रकृति दिखा रहा है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। ढंग से समझिएगा इस फोटोन का अर्थ, क्योंकि आपको बाद में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली इस फोटोन शब्द की। तो फोटोन शब्द को समझ लीजिए। तो फोटोन का बेसिक मतलब क्या है, प्रकाश का कण। अब बात हजम नहीं होती प्रकाश का कण क्या चीज होती है, तो सूर्य जो होता है, सूर्य तो जानते भैया आप, वही सूर्य जो आसमान में चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पहुंचता है, ये अपने पास क्या बना दी हमने, धरती। ठीक है, ये अर्थ बना दी कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है, तो इस समय प्रकाश जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तरंग रूप में धरती पर पहुंचता है। लेकिन जब सूरज का प्रकाश किसी चीज से टकराता है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं सूरज की किरण पड़ी किसी भी पदार्थ पर, मान लीजिए लोहे का पदार्थ है, लोहा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी कण पर या किसी पदार्थ पर पड़ता है, तब उस समय हम ये कह सकते हैं कि इस पदार्थ और सूर्य के प्रकाश में होने वाली जो प्रक्रिया है वो किस रूप में होती है, अंतरक्रिया, वो कण रूप में होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सूर्य है ये पूरा की पूरे, इसकी जो तरंग है इसमें छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं, और ये जो होते हैं ऊर्जा के पैकेट ये कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को ही क्या नाम दिया जाता है, फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश के तरंग रूप में जब तक संचरित होता है, मतलब जब एक जगह से प्लेस एक से दूसरी जगह तक पहुंचता है, तो प्रकाश किस रूप में पहुंचता है, तरंग के रूप में पहुंचता है। लेकिन जब वो किसी चीज से टकराता है तो उसकी प्रकृति कौन सी होती है, कणीय होती है, क्योंकि यह फोटोन अपनी ऊर्जा, क्योंकि प्रत्येक फोटोन की एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा मतलब क्या होता है, ई, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो
एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू। अब हमारे पास फिर से दो चीजें आती हैं, ये एच क्या चीज होती है और न्यू क्या चीज होती है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू। ठीक है, एच क्या होता है? एच होता है प्लांक नियतांक। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। बच्चों ये सारी ट्रेजेडी इस वजह से हुई है क्योंकि आपके सिलेबस में कटौती की गई है, आपको नए नए शब्दों से इंट्रोड्यूस होना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको कि दो टर्म क्या नई सामने आई। तो E बराबर एच न्यू का मतलब समझ में आया? E है प्रकाश की ऊर्जा, अर्थात एक फोटोन की ऊर्जा। अगर मैं कहती हूं दो फोटोन की ऊर्जा, तो दो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 2h न्यू। तीन फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? 3h न्यू। समझाने का प्रयास कर रही हूं आपको बच्चों में, ठीक है। अब न्यू क्या चीज है, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। न्यू होती है बच्चों प्रकाश की आवृत्ति। क्या होती है यहां से? न्यू, प्रकाश की आवृत्ति। अब आप कहेंगे आवृत्ति क्या होती है बच्चों? आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अर्थात एक सेकंड में कितना प्रकाश पहुंचा, एक सेकंड में कितना प्रकाश पहुंचा। देखिए बच्चों मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ न्यू का मतलब क्या है। न्यू का मतलब है सीधी सी आवृत्ति। आवृत्ति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आवृत्ति यहां पर है एक सेकंड में। देखो मैं लिख देती हूं, मैं आपको ये सारी टर्म्स लिखवा दूंगी, अभी आप समझ लीजिए। एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली, किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई तरंग है, तरंग तो आप जानते हैं तरंग इस तरह से होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए को एक बिंदु हमने ये मान रखा है, ऐसे हमने इसमें एक बिंदु ये मान लिया, ठीक है। कोई तरंग एक तरंग कहां से कहां तक मानते हैं? एक तरंग को बच्चों हम मानते हैं, देखिए यहां से इतना अपन मान ले, यहां से लेकर यहां तक की एक तरंग इतनी मानते हैं। मतलब एक तो यहां से आना चाहिए नीचे वाला गर्त, आधा यहां से और आधा यहां से, इतना क्या मानते हैं अपन? एक तरंग। अब मान लीजिए यहां से कोई तरंग जा रही है, ठीक है। अब ये तरंग इस तरह से यहां गुजर गई, ये इस तरह से गुजर गई, तो एक सेकंड में इस बिंदु से कितनी तरंगें गुजरी, वही क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो एक सेकंड में किसी भी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। अगर यहां से दो तरंग गुजर गई तो उसकी दो न्यू आवृत्ति हो जाएगी, तीन गुजर गई तो तीन हो जाएगी, चार गुजर गई तो चार हो जाएगी। तो न्यू क्या है? आवृत्ति, अर्थात एक सेकंड में यहां से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। और ये बहुत ज्यादा होती है बच्चों। एक चीज का और अपनी जरूरत पड़ेगी इसी के अंदर, वो शब्द है अपना तरंग दैर्घ्य। दोबारा समझ लीजिए ना, ये सारी शब्दावली मैं आपको लिखवा दूंगी कि ये सारी क्या है। तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करेंगे अपन लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है बच्चों तरंग की लंबाई। क्या होता है? तरंग की लंबाई। देखिए यहां समझिएगा इसको, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग लंबाई। जैसे मैंने कहा ये अपनी कोई तरंग है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हुई? यहां से यहां तक की, ठीक है। एक तरंग और ली हमने, इसकी तरंग की लंबाई कितनी हुई? वो हुई यहां से यहां तक की। तो एक तरंग की लंबाई कितनी है? तरंग की लंबाई क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जिसे मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब एक ही ऊपर जीरो लगा होता है, ठीक है, इससे निकाला जाता है। तरंग दैर्घ्य का सिंपल अर्थ क्या होता है? तरंग लंबाई, अर्थात तरंग छोटी है या तरंग बड़ी है। न्यू का मतलब क्या होता है? तरंगों की संख्या। तो मैंने आसान शब्दों में बता दिया। फोटोन का मतलब क्या है? प्रकाश का कण। तो बच्चों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों अपन आगे कि इसके अंदर हमको क्या लिखना है, ठीक है। तो प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बच्चों? वो होती है E बराबर एच न्यू। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब होता है बच्चों यहाँ से प्लांक नियतांक। जैसे के एक नियतांक होता है, ऐसे ये भी एक नियतांक है, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल प्रति जूल सेकेंड, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब दोनों जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो mc² बराबर h
न्यू, बराबर कर दिया आपने। यहाँ पर एक चीज और है, ये जो न्यू होता है बच्चों, न्यू का एक सूत्र और होता है जिसको हम बोलते हैं सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो यहाँ न्यू का सूत्र रख दीजिए एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। एक सी से एक सी क्रॉस हो जाएगा, बच क्या गया यहाँ से एम सी बराबर एच अपॉन लैम्डा। एक चीज और बच्चों, सी बराबर होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। वेग को v से भी डिनोट कर सकते हैं। तो और एक चीज बता दूं, p बराबर होता है हमारा mv, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में p बराबर होता है संवेग और संवेग का सूत्र होता है mv, p बराबर mv। इसी तरह से अगर v भी वेग है और c भी क्या है, वेग है, इसीलिए p बराबर mc भी लिखा जा सकता है। अगर सामान्य कोई चीज है जब तो हम v लिखते हैं, प्रकाश की बात होती है तो c लिखते हैं। दोनों का मतलब भी क्या होता है, वेग होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यदि c लिखा जा रहा है ना जहां पर भी, तो समझ लेना ये प्रकाश का वेग है। यदि फोटोन की जगह अन्य कण लिया जाए, अन्य कण लिया जाए, तो अन्य कण के लिए क्या लिख सकते हैं, mv, क्योंकि अन्य कणों के लिए तो वेग होगा v और प्रकाशीय कण के लिए क्या होगा c। प्रकाशीय कण क्या होता है, फोटोन होता है। फोटोन के बारे में भी मैंने आपको पूरी चीज बता दी है। तो h अपॉन क्या होगा, लैम्डा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन एम v। और यही है बच्चों डी ब्रोगली सिद्धांत। इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन v ही डी ब्रोगली समीकरण है। डी ब्रोगली समीकरण। बच्चों कोशिश तो की है हमने आपको समझाने की, ठीक है, फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती है तो बताइएगा। दो तीन चीजें और लिख लीजिए बच्चों, नोट डाल के आप यहां से क्या क्या लिख लेंगे आप यहां से वो देख लीजिए। एक तो लिख लीजिए फोटोन क्या चीज होती है, फोटोन होता है प्रकाश का कण। नोट डाल लीजिएगा, फोटोन होता है प्रकाश का कण। ठीक, और ऊर्जा कितनी होती है फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। ठीक, न्यू इसको क्या बोलते हैं हम, न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में। इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ठीक है। तरंग मतलब हमने आपको बता ही दिया। तो फर्स्ट पॉइंट ये वाला हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए बच्चों, यहां से तीसरा पॉइंट और लिखवा देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। इस वर्ड को क्या बोला हमने, लैम्डा में लिखवा दिया है, जिसका मतलब होता है तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई का चित्र हम बना लेंगे। एक तरंग की लंबाई कितनी होती है, इन चीजों को लिख लीजिएगा बच्चों। ये एक हमारे पास क्या है, ये हमने एक चित्र बना लिया है जिसके अंदर हम सारी चीजें दिखाएंगे। यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, एक तरंग। तरंग लंबाई क्या है, ये तरंग लंबाई। दूसरी चीज हम क्या दिखाएंगे बच्चों इसके साथ, ये जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं ए। ए बराबर क्या होता है, ये होता है तरंग का आयाम। ये क्या होता है, तरंग का आयाम, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं श्रृंग और गर्त। ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हम श्रृंग। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, श्रृंग। तो आधा श्रृंग से लेकर आधा श्रृंग, एक मतलब एक तरंग लंबाई में एक श्रृंग
व एक गर्त, इन दोनों को गिना जाता है। एक सुरंग और एक गर्त को मिलाकर एक तरंग बनती है। और तरंग लैम्डा क्या होता है? तरंग लंबाई, जो किसमें नापा जाता है हमारे पास? सेंटीमीटर, मीटर या एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? ए के ऊपर 0 लगाते हैं, ठीक है। लंबाई को नापने की इकाई है बच्चों, ठीक। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हम पढ़ेंगे उसमें हाइजीन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। धन्यवाद।